नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से बनाए गए पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहा, प्रमुख सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी, काउंसिल के महानिदेशक मुदित कुमार सिंह भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर के महानिदेशक मुदित कुमार सिंह ने बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रीजनल साइंस सेंटर का उद्देश्य युवाओं में और बच्चों में विज्ञान के प्रति और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता लाना है। साथ ही छत्तीसगढ़ की बौद्धिक संपदा और संस्कृति का बड़े पैमाने पर परिचय देना है। संस्थान की ओर से बच्चों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति आकर्षक करने के लिए प्रदेश भर के स्कूलों, महाविद्यालयों और पंचायत केंद्रों के माध्यम से इन पोस्टरों का वितरण किया जाएगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज किसान अधिकार दिवस रैली का आयोजन किया। प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन पर इकट्ठा हुए और फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां से रैली निकाली। करीब 3 किलोमीटर चलकर कांग्रेसी राजभवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने घेराव किया। पुराने पुलिस मुख्यालय के पास पुलिस ने गेट बंद कर उन्हें रोकने की कोशिश की, तो कांग्रेस नेताओं ने धक्का देकर उसे गेट को तोड़ दिया। सभा में विधायकों ने कृषि संबंधी तीनों कानूनों को किसानों के और कृषि के लिए खतरनाक बताया। उनका कहना था कि इन कानूनों का बिना शर्त इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने इस कानून के लिए बीजेपी को माफी मांगने की भी लिए कहा है। उनका कहना था कि बीजेपी सरकार ने इन कानूनों को सूंघे व्यवस्था को रौंदकर लागू करने की कोशिश की है। किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को मान लेने की जगह थकाने और बरगलाने की कोशिश कर रही है। करीब 1 घंटे बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बड़ी रैली राजभवन के लिए रवाना हुई। मोहन मरकाम ने एक ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट संभाली। बीटीआई चौराहा पार करते करते रैली 4 हिस्सों में बंट गई। रैली के सबसे आगे चल रहा हिस्सा करीब 20 मिनट बाद ही राजभवन के पास पहुंच गया। पुलिस ने उन्हें बैरिकेड पर रोक लिया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत 5,000 रुपए के इनामी नक्सली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। पकड़े गए नक्सली पर हत्या, बलवा विस्फोट सहित दंतेवाड़ा में जेल ब्रेक करने का मामला दर्ज है। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। आपको बता दें कि नीलसनार थाना पुलिस ने शुक्रवार को फुंडरी के जंगलों में घेराबंदी करके उसे पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक नक्सल विरोधी अभियान के तहत थाना नीलसनार से जिला पुलिस बल की टीम बोदली और फुंडरी की ओर रवाना हुई थी। अभियान के दौरान सूचना मिली कि फुंडरी के जंगलों में पटेलवारपारा निवासी नक्सली लालू लोकामी उर्फ बोक्का के होने की सूचना मिली। इसके बाद में जवानों ने घेराबंदी की और उसे जंगल में ही धर दबोचा। पकड़े गए नक्सली के खिलाफ थाना नीलसनार में हत्या का प्रयास, बलवा, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का मामला दर्ज है। इसके अलावा कोर्ट से भी 7 स्थायी वारंट लंबित है। तो वहीं देश भर में कोरोना के खिलाफ अभियान कल से शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से ही हो जाएगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। हर तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहा ने तैयारियों की समीक्षा की। वहीं उन्होंने निर्देश दिए कि मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षित टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की तरफ से इस बारे में भी जानकारी दी गई कि पहले चरण में 2,67,399 हेल्थ वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। शिवपुरी के माधव चौक चौराहे पर कांग्रेस पार्टी ने जिला स्तर पर वहां पर धरना प्रदर्शन के साथ में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो किसान विरोधी कानून बनाया है, यह कानून किसानों के हित में नहीं है। यह कानून
से केंद्र सरकार भारत की आने वाली पीढ़ी को अन्न के लिए तरसा देगी। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि हर हाल में भारत के किसान इस कृषि कानून को वापस करवाकर ही रहेंगे। केंद्र सरकार को यह कानून वापस लेना ही पड़ेगा। ये सरकार गूंगी बहरी नहीं है बल्कि मक्कार है। इनकी मक्कारी इस बात पर दृष्टिगोचर होती है कि भारत का संविधान क्या कहता है। भारत के संविधान की पहली लाइन है, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग अंगीकार करते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान। तो भारत की जो 130 करोड़ आबादी जो जनता है, इस जनता से ऊपर ना तो सरकार है, ना सुप्रीम कोर्ट है और ना कोई और संस्थान है। भारत की जनता ही सिरमौर है इस देश की। उस देश के किसान महसूस करते हैं कि ये काले कानून हमको और हमारी आने वाली पीढ़ी को, भारत के समस्त उपभोक्ताओं को अन्न के लिए, फसलों के लिए, सब्जियों के लिए तरसा देंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में धान खरीदी केंद्रों में किसान लूट का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। धान केंद्रों में चल रही लूट के चलते एक किसान की सदमे से मौत हो गई। आपको बता दें कि 3 जून 2020 को त्योहार पचामा के पास गुलाला तालाब में मांगी 3 धान खरीदारी केंद्र में लूट के शिकार किसान रामनिवास मिश्रा की सदमे से मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि जिन 450 किसानों की लगभग 5.5 करोड़ रुपए कीमत की 30,000 क्विंटल धान खरीदी केंद्र प्रबंधक और प्रशासन के सिपह सलाहकारों की मिलीभगत से लूट करवा दी गई, जिस पर उनके परिजन इसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक पीड़ित किसान की मौत हो गई। देखिए, इस पूरे प्रकरण में मैं शुरू से इन्वॉल्व रहा हूँ। जब इन किसानों की धान की खरीदी नहीं हो रही थी, बता दिया गया कि बारदाना ख़त्म हो गया, तब भी हम आए थे। गुलाला तालाब है, खरीदी केंद्र है, ये दिसंबर का मामला था और इस मामले को उठाया गया था। इसके बाद फूड डिपार्टमेंट ने और जिला प्रशासन ने बारदाने की व्यवस्था की। बारदाने की व्यवस्था करने के बाद भी इनकी धान पूरी फीड नहीं हो पाई। इनसे धान तो खरीद ली गई, लेकिन वहाँ के समिति प्रबंधक ने और जो भी खरीदी केंद्र प्रबंधक थे, उन्होंने इनकी धान फीड नहीं की और बाद में बता दिया कि इनकी धान फीड नहीं हो पाई है। और फिर ये इंतज़ार करते रह गए। इन्होंने यहाँ के नेताओं से बात की, तो यहाँ के जो विधायक थे श्यामलाल द्विवेदी, यहाँ के जो उस समय जनार्दन मिश्रा सांसद थे, इन सब ने धरना प्रदर्शन किया, अनशन किया, इन किसानों को बौखलाया। इन्होंने ये कहा कि अब आप हमारे साथ आओ, हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धान भी कमाएंगे। लेकिन सिर्फ इनका राजनीतिक उपयोग हुआ। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो ना उसने कुछ किया और ना फिर इनकी सरकार आई तो इन्होंने कुछ किया। हमारे ये चाचा जी हैं, इनकी भी धान 40 कुंटल 100 बोरी थी। इन्होंने क्या है कि जिस दिन से धान लूट का सुने, उसी दिन से ये बीमार हो गए। तो बीमारी हालत पर इतनी दवाई करवाया, पर लेकिन इनका स्वास्थ्य सही नहीं हुआ। आज जा कर के इनका 12वां दिन है। ये कल 13ही होगी इनकी, ये ख़त्म हो गए। जो कि हम लोग इतना सब जगह शासन प्रशासन से प्रयास किया, पर लेकिन। तो वहीं अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर हुए काफी संघर्षों के बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्माण ने मोहर लगा दी है, जिसके बाद अगस्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया गया और अब मंदिर के जल्द निर्माण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन संग्रह का अभियान चलाया जा रहा है, जिससे मंदिर निर्माण को लेकर प्रत्येक देशवासी का योगदान हो सके। धन संग्रह के कार्यक्रम में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से एमपी में रीवा शहर के मुख्य बाजार में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा शहर में 5100 दिए जलाए गए और कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के साथ में रीवा जिले के 8 विधायक और सांसद मौजूद रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो महिला मोर्चा है, उन्होंने रंगोली और दीपोत्सव का कार्यक्रम किया था। एक तो मकर संक्रांति है, हमारी भारत की संस्कृति और जो परंपराएं हैं, उसमें आज के दिन का बड़ा महत्व है। सूर्य उत्तरायण की ओर हो जाते हैं और उससे तमाम तरह के शुभ कार्य जो हैं वो आगे संपन्न किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जैसा आपको मालूम है कि जो राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक
धन निधि समर्पण कार्यक्रम भी चलेगा। उसका भी एक तरीके से पूर्व संध्या पर एक दीपोत्सव के माध्यम से एक जन जागरूकता अभियान भी है और एक महीने हर व्यक्ति को ये एहसास हो कि भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उसमें सभी की भागीदारी है। 10 रुपये भी लोगों का योगदान उसमें, जो 10 रुपये लायक हैं वो भी 10 रुपये अपना दान उस मंदिर के निर्माण के लिए देंगे। इस प्रकार की एक योजना है, उसके लिए भी एक शुभारंभ के तौर पर पूर्व संध्या पर ये दीपोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। को बता दें कि मध्य प्रदेश की रीवा में ये कार्यक्रम रखा गया। बीजेपी महिला विंग की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया, जहां पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और साथ में जिस तरीके से मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके लिए जो दान दक्षिणा का इंतजाम किया जा रहा है लोगों को जुटने के लिए, ताकि तमाम जो देश के लोग हैं अपना योगदान इस मंदिर के निर्माण में दे सकें। इसी को लेकर शहर में 5100 दिए जलाए गए और इसके साथ में आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर तमाम जो सांसद थे, विधायक थे, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे। और इसके साथ में आपको ये भी बताते चले इस कार्यक्रम का खुद विधायक ने कार्यक्रम का शुरुआत की और साथ में तमाम लोगों से अपील की कि सभी लोग मंदिर के निर्माण में दान पात्र देकर सहयोग करें और इसमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि सिर्फ रीवा ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की बाकी जगहों पर भी लगातार इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो चल रहे हैं, ताकि तमाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके एकजुट किया जा सके, उन्हें जगाया जा सके, ताकि वो भी इस मंदिर निर्माण के दौरान अपना सहयोग कर सकें। और साथ में आपको ये भी बताते चले कि मध्य प्रदेश की रीवा में ही इसी तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया बीजेपी महिला संगठन की तरफ से। और साथ में इसी के साथ में 5100 यानी कि 5100 दिए जलाए गए और दिए जलाकर इस दौरान भगवान श्री राम की यहाँ पर प्रार्थना की गई और साथ में तमाम लोगों से ये भी कहा गया कि वो लोग भी मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देकर अपना सहयोग दे सकते हैं, दान देकर, दक्षिणा देकर। इस तरह की बातें वहाँ पर कही गई। खुद वहाँ पर विधायक जो थे वहाँ पर मौजूद रहे, साथ में सांसद जो थे वो वहाँ पर मौजूद रहे, साथ में मध्य प्रदेश के रीवा के जो तमाम बड़े जो नेता हैं बीजेपी के वो तमाम लोग भी वहाँ पर मौजूद रहे। आपको एक बार फिर से बता दें कि अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर काफी संघर्ष आपने देखा होगा, लेकिन अब तारीख तय हो चुकी है और मंदिर के निर्माण को लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ਸਾਲ 2020 ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 16000 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਸਮੇਤ 50000 ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। कोरोना महामारी खिलाफ साडी हिम्मत बरकरार, लोकां दी सरकार पंजाब सरकार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011454545
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा के फरीदाबाद में किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल 2007 में केजीपी एक्सप्रेसवे के लिए किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया था, जिसके एवज में किसानों को मुआवजा राशि का अभी तक पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया गया है। किसानों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी तक जमीनों के अधिग्रहण के एवज में 30% बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि किसानों की केजीपी एक्सप्रेसवे के लिए सरकार ने जमीनों का अधिग्रहण किया था, जिसमें 15 गांव पलवल और 9 गांव फरीदाबाद के शामिल थे। किसानों ने चेतावनी दी है कि उनकी बढ़ी हुई मुआवजा राशि नहीं मिलने पर 26 जनवरी को बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में किसान हिस्सा लेंगे। हमारी जमीन अधिग्रहित की थी सरकार ने ईस्टर्न पेरिफेरल केजीपी के लिए। उसमें हमारी जो जमीन का मुआवजा था 16 लाख रुपए 2008 में दिया गया। फिर हम कोर्ट चले गए, बढ़ते बढ़ते 72 लाख रुपए हमें मिला, लेकिन सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया और हमें सोल्यूशन उस पर नहीं दिया, जो 30% बाय लॉ बनता है। उसकी मांग को लेकर के हमने डीआरओ के पास 2 बार, हाई कोर्ट से लेकर के एडीसी के पास हम 5 बार उस केस को जीत चुके हैं, लेकिन बार बार हमें सरकार हरास करती है। 2009 में 5 फरवरी 2019 को एडीसी जितेंद्र दैया जी थे यहाँ पर, किसानों पक्ष में फैसला किया और उन्होंने कहा किसानों का सॉल्यूशन बनता है, लेकिन पिछले 2 सालों से आज तक भी हम ऐसे ही भटक रहे हैं। आज हम माननीय डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि भाई डीसी साहब आप हमारी पेमेंट दिलवाइए, या तो 10 दिन में हमारा मामला सुलझ जाए, अन्यथा हम किसान जो हम पूरे देश के संविधान का सम्मान करते, तिरंगे का सम्मान करते हैं, हम तिरंगा लगा करके सैकड़ों ट्रैक्टरों को लेकर के इसी ग्राउंड में आकर के परेड में शामिल। तो वहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती का आज 65वां जन्मदिन है। मायावती ने अपने जन्मदिन को कार्यकर्ताओं से सादगी और जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने की अपील की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मेरे संघर्षमय जीवन और बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा भाग 16 उसको जारी किया, उसका विमोचन किया और साथ में इस दौरान जमकर विरोधियों पर हमला किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं। कि आज दिनांक 15 जनवरी सन 2021 को मेरा 65वां जन्मदिन है और इस बार मेरे जन्मदिन को पूरे देश भर में बीएसपी के लोग कुछ अलग हटकर, अर्थात कोरोना महामारी के चलते वह सभी सरकारी नियमों का भी पालन करते हुए तथा बिना कोई केक काटे व लड्डू आदि बांटे हुए बहुत ही सादगी व संजीदगी से अब तो ये विरोधी पार्टियां षड्यंत्र के तहत खासकर कमजोर वर्गों में से स्वार्थी किस्म के लोगों की खरीद फरोख्त करके व पर्दे के पीछे से उनके जरिए अनेकों संगठन एवं पार्टियां आदि बनवा के तथा अपने फायदे के हिसाब से चुनाव में उनके उम्मीदवार उतार कर इनका अर्थात कमज़ोर वर्गों के लोगों का वोट बांटने में लगी हुई हैं, ताकि बीएसपी के उम्मीदवार सफल ना हो सके। और फिर ये पार्टियां अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति की तरह ही हमेशा यहाँ कमज़ोर व उपेक्षित वर्गों के ऊपर राज करके इनका शोषण व उत्पीड़न आदि करती रही हैं। इनके सत्कंडे को भी बीएसपी के लोगों को कामयाब नहीं होने देना है, बल्कि अपनी फिर से यहाँ खुद की सरकार बनाने के लिए इन्हें पूर्ण रूप से आशावादी बनकर व इसके जवाब में इनको अपने कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्गों के वोटों को किसी भी कीमत पर बंटने व बिकने नहीं देना है। अर्थात इनके इन सभी हथकंडों का मुकाबला करके इन वर्गों को पुनः यहाँ सत्ता हासिल करना कि यदि बीएसपी के लोग मेरी इन सभी बातों पर अमल करते हुए अपनी पार्टी को
सन 2007 की तरह पुनः यहाँ सत्ता में लाते हैं। इसके साथ ही देश के अन्य सभी राज्यों में भी पार्टी को यूपी की तर्ज पर आगे बढ़ाते हैं, तो फिर ये ही इनका मेरे जन्मदिन के लिए खास तोहफा। केंद्र सरकार से कुछ आग्रह भी करना चाहूँगी, जो ये है कि दिल्ली में किसान काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त आंदोलन नाकाम रही है और आज भी इनकी वार्ता होने वाली है, जिसको लेकर हमारी पार्टी आज पुनः ये अनुरोध करती है कि केंद्र सरकार को अब केंद्र की सरकार ये कोरोना वैक्सीन पूरे देश के आम लोगों को फ्री में ही दे तो ये उचित होगा। और यदि केंद्र की सरकार हमारे इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है, तो फिर ऐसी स्थिति में देश की सभी राज्य सरकारों को इन्हें ये सुविधा फ्री में ही देनी चाहिए। को ये सुविधा फ्री में नहीं देते हैं, तो फिर इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर इन्हें ये सुविधा। तो वहीं राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के पहले दिन शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुभकामनाओं के साथ में 5 लाख रुपए की धनराशि का दान में दी है। दरअसल आज से अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई है और इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से समर्पण निधि दी गई। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस क्रम में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री परिणीता सुभाष ने ट्वीट कर लोगों से दान करने का निवेदन भी किया। राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए गए। देश के प्रथम नागरिक होने के कारण हम लोगों की ये इच्छा थी कि इस यज्ञ का आरंभ उनकी प्रथम आहुति से हो जाए और माननीय राष्ट्रपति जी ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत प्रेम से स्वागत किया, बहुत अच्छी शुभकामनाएं प्रदान की और हम लोगों के इस कार्य की सराहना भी की। उसके साथ ये कहा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए यह कार्य आरंभ हो रहा है, इसलिए हमें बहुत आनंद है। उन्होंने भी अपनी प्रथम आहुति के रूप में इस कार्य में 5 लाख और 100 रुपये राशि का। तो वहीं भारतीय सेना आज अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर दिल्ली में सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ MM नरवणे ने देश को संबोधित किया। इस दौरान सेना प्रमुख ने कहा कि पिछले साल देश ने चीन सीमा पर एक मुश्किल का सामना किया, जिसका कड़ा जवाब दिया गया। गलवान घाटी की घटना में जो जवान शहीद हुए, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नरवणे ने कहा कि चीन के साथ अभी तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। मुश्किल चुनौतियों के बावजूद भी जवानों ने हालात का सामना किया है। देश की सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अभी भी सीमा के पार आतंकी लॉन्च पैड पर 300 से 400 आतंकवादी मौजूद हैं, लेकिन सेना हर मुश्किल के लिए तैयार है। सीमा पर पाकिस्तान ने करीब 40% तक सीज फायर उल्लंघन को बढ़ाया है। पाकिस्तान की सीमा से सटी हुई कई सुरंगें भी सामने आई हैं। पूर्वोत्तर का जिक्र करते हुए सेना प्रमुख बोले कि नॉर्थ ईस्ट में करीब 600 सरेंडर अब तक किए जा चुके हैं, जबकि म्यांमार की सेना के साथ में हाल ही में एक ज्वाइंट ऑपरेशन को पूरा किया गया। पिछला वर्ष सेना के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव से आप परिचित हैं। देश के सीमाओं पर एक तरफा बदलाव की साजिश को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि गलवान की वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों से विवादों का समाधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोई भी हमारे धैर्य की परीक्षा करने की गलती ना करें। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए
भारत और चीन के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की अब तक 8 वार्ता हो चुकी हैं। म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर मौजूदा स्थिति का हल निकालने के लिए। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 7500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9400 ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।